बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। 2020 अख्ताम को पहुंच गया। 2019 जब खत्म हुआ था तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से वादा किया था कि 2020 नौकरियों का साल होगा और 2020 का अख्ताम वज़ीर आज़म की इस बात से हो रहा है कि उनकी हुकूमत में आने की तैयारी नहीं थी। 2020 के आगाज पर हमें खुशखबरियां सुनाई गई और अख्ताम बुरी खबरों से हो रहा है। 2020 जहां पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा साल नहीं रहा, दुनिया के लिए भी ये साल अच्छा नहीं था। दुनिया के कई ममालिक की मईशतें खराब हो गई और उसकी बड़ी वजह कोरोना का हमला था। साल का आगाज ही खराब मईशत, अफरात ज़र, महंगाई में इजाफा, बैंकों की बुलंदतरीन शरह सूद और डॉलर की कदर में रुपए के मुकाबले में गिरा कदर इजाफा, ये सब चीजें हमें 2020 के आगाज में मिली। 2019 चूंकि बेरोजगारी का साल रहा, इसलिए 2020 को नौकरियों का साल करार देकर खान साहब ने अवाम के जख्मों पर मरहम रखने की कोशिश की। इंशाअल्लाह ये साल था 2019 का, इसमें हमने स्टेबल किया, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल किया और अब जो 2020 का साल है इंशाअल्लाह ये हमारे तरक्की करने का साल है, ये नौकरियां देने का साल है। 2020 वो साल होगा जो ये मुल्क तरक्की करेगा, जो खुशहाली आएगी इंशाअल्लाह। और फिर खान साहब के इस ऐलान के बाद चरागों में रोशनी रही। खान साहब ने फरमाया कि नौकरियां हुकूमतें नहीं देती, अब नौकरियां कौन देता है वो भी वज़ीर आज़म ने कौम को बता दिया। गौर से फिर से सुन रहे हैं, अब क्या करेंगे मुझे बताएं, क्या करेंगे? कोई ऊपर से पैसे गिरने शुरू हो जाएंगे, कोई दरख्तों के ऊपर नोट उगने शुरू हो जाएंगे? बिल्कुल मुश्किल है। जो नौकरियां होती हैं वो ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में होती है, सारी दुनिया में, हम अकेले नहीं है। और उसके बाद इसी साल के आखिरी महीने में दिसंबर में खान साहब ने पूरी कौम को आगाह किया कि उनकी तो हुकूमत में आने के लिए तैयारी नहीं थी। उन्होंने अमरीकी सदर का और अमरीकी इंतकाल इक़्तिदार का फार्मूला ये था, उसके हवाले से कौम को बताया। इससे पहले खान साहब ने बहुत से मुल्कों का हवाला दिया। उन्हें तुर्की का मॉडल भी पसंद है, उन्हें ईरान का इनकलाब भी पसंद है, उन्हें फ्रांस का भी इनकलाब पसंद है। तो बहुत से मुल्कों के हुकूमतों के तरीक़ेकार खान साहब ने चुने और उसके बाद उन्होंने अमेरिका का जो सदारती इलेक्टोरल निज़ाम है, जिसमें किसी भी मुंतखब हुकूमत को इक़्तिदार में आने के बाद 2-3 माह मिल जाते हैं, जिसमें उनको ब्रीफिंग दी जाती है। तो खान साहब को 2.5 साल बाद हुकूमत में आने के बाद याद आया कि ओहो, ये ब्रीफिंग तो हमें दी नहीं गई, इसलिए हमारी तैयारी नहीं हुई। तो उन्होंने कौम को यह बताया कि उनकी तैयारी नहीं थी। लेकिन जो इससे पहले खान साहब पूरी कौम को 2.5 साल और उससे भी पहले 22 साल ये बताते रहे कि उनकी बड़ी जबरदस्त तैयारी है। दोनों क्लिप मैं आपको दिखाता हूं। कभी भी गवर्नमेंट को, एक नई गवर्नमेंट आती है, उसको कभी भी इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए, उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए, उसकी पूरी तरह उनको ब्रीफिंग्स देनी चाहिए। हर चीज जो हम बाहर से बैठ के देख रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जब गवर्नमेंट आई तो 3 महीने तक तो समझने की कोशिश कर रहे थे, 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था। कोई मिनिस्ट्री से कभी कोई फिगर आ जाती थी, हम समझते थे बड़ा अच्छा कर रहे हैं, फिर पता चलता था कोई और फिगर आ गई है। हमें पूरा पता है किधर जा रहे हैं, मुझे एग्जैक्टली पता है क्या टीम मैं सिलेक्ट कर रहा हूं। मेरी टीम के अंदर कई पुराने होंगे, अक्सरियत इस कौम के नौजवान और नए लोग होंगे इस पार्टी के अंदर। टीम सिलेक्ट करनी मुझे आती है। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में कभी आप ऐसी टीम नहीं देखेंगे जो मैं लेके आऊंगा। मेरा ये चैलेंज है आपको। जो टीम मैं सिलेक्ट करूंगा वो एक नया पाकिस्तान बनाएगी और दूसरा वो मैच विनिंग टीम होगी। 200 लोग हमें चाहिए, आप यकीन करें 200 लोग आपके अहम ओहदों पे बैठ गए, आप देखें कितनी तेजी से ये मुल्क चेंज होता है। तहरीक इंसाफ की वो टीम बना रहा हूं जिसमें मेरे खिलाड़ी ऊपर वो आएंगे जो मेरी मुल्क के लिए खेलेंगे, अपनी जात के लिए नहीं। अब ये तो था खान साहब का 2018 से 19 और 20 तक का पूरा एक सफर, बल्कि उससे भी पहले का सफर। अब कहने वाले ये भी कहते हैं कि 2020 में कोरोना ने हुकूमत बचा ली। कोरोना ना आता
तो मईशत इतनी खराब थी कि IMF और दोस्त मुल्कों से उधार लेने के बावजूद मुआशी हालात बहुत दगरगुम थे, बहुत खराब थे। जैसे ही कोरोना की वबा ने दुनिया पर हमला किया तो हमारे यहाँ भी गवर्नेंस और कारकर्दगी के हवाले से सारे सवालात पसे पुश चले गए। मौत के खौफ ने अवाम को घरों पर कैद कर लिया। अपोजिशन भी दुबक कर बैठ गई। हुकूमत पर थोड़ी बहुत तनकीद होती रही, लेकिन चाहते ना चाहते कोरोना से मुकाबले के लिए तमाम लोगों ने, अपोजिशन हो या कोई भी हो, तमाम अवाम ने वजीर आजम पर इन्हिसार किया। पिछले साल के अख्ताम पर मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाई थी और वो चलते चलते इस्लामाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने धरना दिया। उनसे हुकूमत की तब्दीली के लिए मार्च का वादा करके उन्हें वापस भेजा गया। इससे पहले कि मार्च में मार्च हो जाता, कोरोना हुकूमत की मदद को आन पहुंचा। हालात ऐसे हो गए कि अगर कोई हुकूमत की तब्दीली का सोच भी रहा था तो उस पर अमल नहीं किया गया। कुदरती आफात के हमले में हुकूमत की तब्दीली को मुकम्मल तबाही समझा गया। तो खान साहब को यह कहना पड़ा कि उनके लिए कारकर्दगी दिखाने का एक मौका है और दिसंबर तक उनके पास मोहलत है। तो लोगों ने यह समझ लिया कि खान साहब ने अपने लिए दिसंबर की डेडलाइन मुकर्रर नहीं की, बल्कि उन्हें दिसंबर तक का टाइम दिया गया है। और जैसे कोरोना के असरात कम हुए, अपोजिशन गिरती हुई दीवार को धक्का देने के लिए फिर से मैदान में आ गई। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने, यानी अपोजिशन की जमातों ने PDM के नाम से इत्तेहाद बनाया और हुकूमत को घर भेजने के लिए बाकायदा तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। पहले मरहले में जलसों का ऐलान किया गया था। अपोजिशन जलसों का मरहला मुकम्मल कर चुकी है और दिसंबर भी खत्म हो गया, लेकिन ना अपोजिशन को मिलने वाली डेडलाइन पर अमल हो सका, ना खान साहब की तरफ से अपने लिए मुकर्रर की गई मोहलत की मुद्दत मुकम्मल हो सकी, जिसे हुकूमत के खात्मे की डेडलाइन समझा जा रहा था। अब पता नहीं इसमें खान साहब की कामयाबी है या अपोजिशन की नाकामी है कि दिसंबर में हुकूमत को घर भेजने की डेडलाइन पर अमल नहीं हो सका। इस साल का एक अहम वाकया नवाज शरीफ के हवाले से भी था कि हुकूमत ने पूरा साल जोर लगाया कि नवाज शरीफ को बाहर से वापस लेकर आएंगे। नवाज शरीफ जो कि प्लेटलेट कम होने की वजह से बैरून मुल्क इलाज के लिए गए और जैसे वो लंदन गए तो कोरोना ने पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया। नवाज शरीफ भी लंदन में खुद को मुकैयद कर बैठे और उनका इलाज घर पर चलता रहा। तो हुकूमत ने यहां पर यह कहना शुरू कर दिया कि नवाज शरीफ बहाना बनाकर बाहर गए हैं तो उनको वापस लाया जाएगा। हाँ साहब ने भी अपने एक इंटरव्यू में इस बात का दावा किया कि वो नवाज शरीफ को लाने के लिए खुद लंदन जाना पड़ा तो वो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा वो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से भी बात करेंगे। पूरी हुकूमत ने नवाज शरीफ की वापसी के लिए डेडलाइनें देना शुरू कर दी थी। इस वक्त हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं। दो चीजें ना, अगर एक्स्ट्रेडिशन मांगते हैं तो वो लंबा प्रोसेस है। हम कह रहे हैं जो डिपोर्ट करो। प्रीमियर लेवल पे आप भी इस पे आएंगे अगर मसला हल ना हो? अगर मुझे जाना पड़ा तो फिर मैं बोरिस जॉनसन से बात करूंगा। तो खान साहब की तरफ से जब ये ऐलान किया गया और उसके बाद हुकूमत के बहुत से वुज़रा ने इस पर दावा करना शुरू कर दिया कि नवाज शरीफ फलाह तारीख से पहले वापस आ जाएंगे और हम उन्हें इंटरपोल से पकड़ के लाएंगे या बरतानिया उन्हें एग्जाइल कर देगा, यानी निकाल देगा बरतानियों ने। लेकिन उसके बाद फिर वजीर दाखिला बने शेर रशीद। शेर रशीद वो मारूफ ज़माना शख्सियत है जिनके बारे में कभी खान साहब ये कहा करते थे कि वो उन्हें अपने साथ चपड़ासी भी ना रखेंगे। तो वो चपड़ासी बकौल उनके, मैं तो नहीं कहता, लेकिन वो तरक्की करते करते वजीर रेलवे बने और आज वो वजीर दाखिला बन चुके हैं। तो उन्होंने जैसे ही वजारत दाखिला संभाली तो हाथ खड़े कर दिए और ये बता दिया कि वो नवाज शरीफ को वापस नहीं ला सकते। देखें, अभी तक तो ब्रिटेन के साथ हमारा मुआहदा कोई नहीं है। मैं आपकी खबर ब्रेक करने के लिए कह दूं कि वो जनवरी में आ रहा है या फरवरी में आ रहा है। हमारी कोई ट्रीटी नहीं है ब्रिटेन के साथ और ना हम इसहाक डार को ला सके। अल्लाह ही लाएगा तो लेके आएगा उसको। तो शेर रशीद साहब ने भी इतराफ़ कर लिया कि जनाब जागते रहना साढ़े तन रहना। नवाज शरीफ खुद आ जाए तो अच्छी बात है, उन्हें ला कोई नहीं सकता। लेकिन फिर साल के आखिर में एक बार फिर हुकूमत को याद आया नवाज शरीफ का मामला। नवाज शरीफ का फरवरी में पासपोर्ट खत्म हो जाएगा। तो इस पर शेर रशीद ने एक बार फिर बबांगे दोह लाकर कहा कि हम नवाज शरीफ का पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे, तो उन्हें वतन वापस आना पड़ेगा। जिसका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाए तो फिर वो पासपोर्ट को एक्सटेंड करने के लिए या पासपोर्ट की तजदीद के लिए
सफारत खाने या कौंसल खाने से रजू कर सकता है। लेकिन हुकूमत ने एक बार फिर ऐलान किया है कि नवाज शरीफ को वतन वापस नहीं आने देंगे क्योंकि हम उनका पासपोर्ट कैंसिल कर रहे हैं। अभी तो नहीं पता, अभी तो जुमे को आपको खबर देना चाहता हूं कि 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे। तो हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई जारी है। 2021 इसी महादराई के साथ शुरू हो रहा है, जिसमें अपोजिशन ने खान साहब को मुस्तफी होने के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन दे रखी है। बसूरत दीगर लॉन्ग मार्च, असम्बली से इस्तीफे और धरने के ऑप्शन भी इस्तेमाल करने का ऐलान किया गया है। तो 2020 रुखसत हो गया, 2021 शुरू हो चुका है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में जमहूरी हुकूमतों का अगर साल बा साल जायजा लिया जाए तो शायद ही कोई एक साल ऐसा हो जिसमें मुंतहा हुकूमत को मार्च के महीने में कोई धमकी ना दी गई हो, हुकूमत को घर भेजने की कोई डेडलाइन सामने ना हो। अक्टूबर शुरू होता है तो हुकूमत को घर भेजने वाले शुरू हो जाते हैं। मार्च में ये कहा जाता है कि जी मार्च में हुकूमत का मार्च होगा। तो ये कई सालों से हम देखते आए हैं, खासकर जमहूरी हुकूमतों के दौर में साल का आगाज उम्मीदों और दुआओं के साथ होता है, लेकिन साल का अख्ताम जमा पूंजी में नाकामियां और मायूसियां नजर आईं। 2021 के बारे में बहुत से माशी माहिरीन ये प्रेडिक्शन कर चुके हैं कि यह साल भी पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा नहीं होगा। पाकिस्तान बहुत ज्यादा कर्जों की दलदल में है और खान साहब की हुकूमत ने 2-2.5 साल में इतने कर्जे ले लिए हैं कि पिछली सारी हुकूमतें मिलकर भी नहीं ले सकी। माशी हालात ये हैं कि IMF से कर्ज के हसूल के लिए बिजली की कीमत एक बार फिर बढ़ाना पड़ रही है। ये साल भी कर्जों के सर पर गुजरेगा और इस साल कर्जों और सूद की वापसी भी लाजमी है। ग्रोथ रेट जो 4 साल पहले 5.8% था और जिसे पूरी कौम इंजॉय कर रही थी, वो गिरकर मनफी ग्रोथ में जा चुका है। इस साल अगर कोरोना और कुदरती आफात ने परेशान न किया तो शायद ये मनफी का सिग्नल हट जाए और प्लस लग जाए, मगर उसकी शरह भी 1 या 1.5% से जायद नहीं होगी। रोजगार के नए मौके मिलते नजर नहीं आ रहे। चूंकि हुकूमत और अपोजिशन में जारी महादराई में शिद्दत आएगी, हुकूमत शदीद दबाव में रहेगी और इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हुकूमत ये साल पूरा ना कर सके, क्योंकि हुकूमत की कमर नाकामियों के बोझ से दोहरी हो चुकी है। 2018 में हमने अंडे, कट्टे, बच्चे और मुर्गियों से बात शुरू की थी और 2019 इसी उम्मीद के साथ गुजारा था कि शायद अंडे, कट्टे और बच्चों से हमारी मईशत अच्छी हो जाए। 2020 में हमें शहद, बेरी वाला शहद और उसके बाद जैतून के तेल का बिजनेस समझाया गया, लेकिन उसका भी कोई खास फायदा नहीं हो सका। तो खान साहब को हुकूमत मिलने के बाद जिन दोस्तों ने उन्हें मुस्तहकम होने में मदद दी थी वो भी अब पीछे हट चुके हैं। तो खान साहब को लाने वाले पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये चूंकि हुकूमत का आखिरी वर्किंग ईयर है, तीसरा चौथा साल जो होता है उसमें हुकूमत पूरा जोर लगाती है कि कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस दे, क्योंकि आखिरी साल में इलेक्शन का साल शुरू हो जाता है और अगर इस साल में हुकूमत कुछ ना कर सकी तो फिर बहुत ज़्यादा मसले हो जाएंगे और कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि इलेक्शन में बाइज्जत तरीके से वोट मांग सकें। तो हुकूमत का आखिरी साल इलेक्शन का होता है जिसमें सियासी फजा बहुत आलूदा हो जाती है। तमाम सियासी जमातें इलेक्शन के लिए कंपेन कर रही होती है, मैदान में होती है और हुकूमतें भी खुलकर कुछ नहीं कर पाती, बल्कि आइंदा हुकूमत में रहने के लिए प्लानिंग में मसरूफ हो जाती हैं। और जितने अरकान असम्बली है, वज़रा है, वो भी अगले इलेक्शन की तैयारी करते हैं, अपने हलकों में जाते हैं और उनकी कंपेन करते हैं। तो बुनियादी तौर पर आखिरी साल इलेक्शन का होता है। मोटी मोटी बात यह है कि 2020 में दास्तान जहां से शुरू हुई थी 2021 में वहीं से शुरू हो रही है। तो कोई माने या ना माने, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ ये है कि खान साहब ने 22 साल जद्दोजहद के बाद एक अरूज हासिल किया, उसके बाद वो इक़्तिदार में आए, लेकिन अब उनके अरूज का सितारा डगमगा रहा है। उनके मुकद्दर का सितारा अभी तक यावरी कर रहा है कि वो हुकूमत में है, लेकिन उनकी अपनी साख वो नहीं रही जो हुकूमत में आते हुए थी। खान साहब के हवाले से बहुत सी उम्मीदें थी, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बुलंदोबाग दावे किए थे जिसकी वजह से एक्सपेक्टेशन भी बड़ी हाई थी। उन्होंने तमाम पुरानी हुकूमतों को फेल किया, उनका निज़ाम को उन्होंने रद्द किया और ये कहा कि सारी हुकूमतें करप्ट थी और सारे निज़ाम फेल थे, तो वो आएंगे तो तब्दीली आएगी, लेकिन ना तब्दीली आई ना निज़ाम तब्दील हुआ। तो अब उनकी अपनी साख वो नहीं रही जो हुकूमत में आते हुए थी।
हाँ सब पर ईमानदारी का टैग लगा हुआ था, लेकिन 2 सालों में उनकी हुकूमत के खिलाफ इतने स्कैंडल सामने आ चुके हैं जो कि पिछली तमाम हुकूमतों के रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। पिछली हुकूमतों में कोई स्कैंडल लाखों या करोड़ों के होते थे, अब बात लाखों और करोड़ों में नहीं होती, बात अरबों में पहुंच चुकी है, और अरबों में भी नहीं बल्कि कई 100 और कई हज़ार अरब तक पहुंच चुकी है। तो नई नवेली दुल्हन के नखरे तो हंसी खुशी बर्दाश्त हो जाते हैं, लेकिन 2-4 साल बाद जब दुल्हन पुराई हो जाती है तो फिर कोई उसके नखरे बर्दाश्त नहीं करता। तो 2020 में सूरत हाल ये हो गई है कि हुकूमत एक बिल्कुल प्रेशर के अंदर है और गवर्नेंस और कारकर्दगी के हवाले से उस पर बहुत बड़े बड़े सवालिया निशान लगे हुए हैं। 2020 में हुकूमत को ना कर्जदारों ने तंग किया, ना गुर्बत और महंगाई की चक्की में पिसे हुए अवाम ने बहुत ज़्यादा रद्दमल किया। थोड़ी बहुत चूचा तनकीद होती रही, लेकिन बहुत ज़्यादा खुलकर हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं हुए। तो साल के आखिरी 3 माह में अपोजिशन बाहर निकली जब कोरोना ख़त्म हुआ, जलसे किए, लेकिन निज़ाम चलता रहा। हुकूमत के पास कारकर्दगी दिखाने के लिए पूरे 12 महीने थे, लेकिन सवाए कोरोना और अपोजिशन को NRO नहीं दूंगा के अलावा कोई फिल्म भी नहीं चल सकी। कोरोना की वजह से आलमी मालियाती इदारों ने हाथ हल्का रखा। कर्जों और सूद की अदायगी मुहर होने की वजह से हुकूमत पर प्रेशर हट गया, ज़्यादा दबाव नहीं रहा। इसके बरक्स डॉलरों की शक्ल में अरबों रुपए की इमदाद आई और इमदादी सामान भी मिला, जिससे कारोबार हुकूमत चलता रहा। साल के आखिर में हुकूमत के पास इतने पैसे हो गए कि अखराजात में भी इजाफा हो गया। सादगी के दावे करते करते लाइफ स्टाइल शाहाना हो गया। तजारती खसारा जो कि कम किया गया था वो अब फिर से बढ़ता जा रहा है। 2021 का आगाज भी नए वादों, उम्मीदों और वसवसों से हो रहा है, मगर हकीकत ये है हुकूमत के पास काम करने की मोहलत कम होती जा रही है। बुनियादी तौर पर हाँ साहब की इनिंग्स के आखिरी ओवर का खेल शुरू हो गया। यह आखिरी साल है जिसमें हुकूमत काम कर सकती है। अगर हुकूमत जोर लगाए तो बहुत बड़े बड़े काम कर सकती है। महंगाई जो बहुत ऊपर है उसको कम करना, यानी महंगाई को 3% पर लाना जिस पर पिछली हुकूमत छोड़ कर गई थी। करेंसी की इज्जत बहाल करना, यानी रुपए को उस लेवल पे लाना जिस पे पिछली हुकूमत छोड़ के गई थी। रोजगार के मौके पैदा करना, यानी उतने लोगों को रोजगार दोबारा फराहम करना जितने इस हुकूमत के दौर में लोग बेरोजगार हुए हैं। कारोबारी माहौल को बेहतर बनाना, सरमायाकारी और इंपोर्ट में इजाफा करना, हुकूमती रेवेन्यू का हदफ बढ़ाना, ये सारे बड़े बड़े अहदाफ हैं जो इसी साल पूरे करना होंगे। लेकिन इसके लिए जो सबसे बड़ी शर्त है वो है सियासी माहौल को साजगार बनाना, जो पूरी होती नजर नहीं आती। इसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट अपोजिशन को समझा जाता है, और उससे भी ज्यादा खुद वजीर आजम है। हुकूमत ने अपोजिशन के साथ मामला इतने बिगाड़ लिए कि हालात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जा चुके हैं। हुकूमत और अपोजिशन दोनों बंद गली में खड़े हैं, लेकिन दोनों पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, और बाकी सब महवे तमाशा ही है कि अब आगे क्या होगा। बाद औक़ात ये भी ख्याल आता है कि हुकूमत के सामने जितने बड़े बड़े अहदाफ हैं वो पूरे करने मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो हो सकता है कि खास आप अपोजिशन से लड़ाई को उस लेवल पर ले जाना चाहते हैं जहां हुकूमत गिर जाए और सियासी शहादत के मर्तबे पर फायज हो जाए, जिसके बाद गवर्नेंस की नाकामी समेत तमाम नाकामियों के दाग धुल जाएंगे। ये आसान सा रास्ता है, और ये रास्ता बहुत सी सियासी जमातें अपनाती रही हैं, जिसके बाद वो ये मौक़िफ़ अख्तियार कर सकेंगे कि उनकी हुकूमत ना गिराई जाती तो वो बड़े बड़े कारनामे सरअंजाम दे सकते थे। इसी फार्मूले के तहत 2 बड़ी सियासी जमातें माजी में हुकूमत करती रही हैं और इस फार्मूले को भी बड़ी अच्छी तरह समझती हैं। अब सवाल ये है कि क्या वो सियासी जमातें जो सियासी शहादत को बड़ी अच्छी तरह समझती है, क्या वो खान साहब को मौका देंगी कि वो भी उनकी सफ में आन खड़े हों। इसलिए अपोजिशन इत्तेहाद हुकूमत गिराने से ज़्यादा -1 या इन-हाउस तब्दीली के फार्मूले पर जोर लगा रहा है। 2021 हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए मुकाबले का साल है, लेकिन इसमें अवाम तमाशाई होंगे, अवाम तमाशा देखते रहेंगे। हुकूमत अगर बदल भी गई तो दुखों के मुदावे के लिए अगले मजीद कई साल इंतजार करना पड़ेगा, और अगर हुकूमत कायम रही तो फिर इस बात की उम्मीद तो कम है कि दोबारा उस ट्रैक पर आ सके जिस पर तरक्की का सफर तेजी से शुरू होगा। यहाँ पे लेके एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय में इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत आगे बढ़ते हैं। हुकूमत के तर्जुमान सदाकत अब्बासी गुफ्तगू कर रहे हैं हाज आसिफ की गिरफ्तारी, नैब के मामलात, इस पर बात कर रहे हैं। देखते हैं क्या फरमाते हैं। दो तीन बातें आपको केस का पता ही नहीं है। आपका क्या ताल्लुक नैब से? आप नैब के तर्जमानी करें ही ना, आप तो गवर्नमेंट का जवाब देना। आपका नैब से क्या ताल्लुक है? आप थोड़ी गिरफ्तार कराएं। सर आपका नैब से क्या ताल्लुक है? नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है। ओ भाई, जिस तरह इनका मुझे बताए ना, पलवसा साहब का क्या ताल्लुक है और दलाल साहब का क्या ताल्लुक है, ये बात करें तो मैं तो बात करूंगा ना। मैं तो आपके साथ ब्रैकेट हुआ है कि आप लोग गठजोड़ है, आप लोग बात मुझे अगली बात करने देना। ये बात होगी, अगली बात आ जाए, अगली बात पे आ जाए। दलाल साहब ने कहा कि इमरान खान साहब की सेल्फ रिस्पेक्ट कोई नहीं है। मुझे बड़ा दुख हुआ ये बात सुन के। उस नवाज शरीफ की सेल्फ रिस्पेक्ट है जो अदालतों से भाग के यहाँ बहाने बना के बाहर छुपे हुए हैं, और उस बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। जब वो ऑपोजिशन में था इमरान खान, उनसे सवाल पूछा गया कि आपके पास ये कहाँ आया ये घर, तो उन्होंने 260 डॉक्यूमेंट्स देके 30-40 साल पुराना रिकॉर्ड देके। अच्छा, अब सदाकत साहब मेरा एक सवाल सुन लें। आप तलाल साहब तो आपको इतने महबूब है, उनकी बातों का आप जवाब दिए जा रहे हैं। मेरा सवाल जो होस्ट है जिसने आपको बुलाया है, मधु किया, उसका आप जवाब ही नहीं दे रहे। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बताओ किस बात में गवर्नमेंट की कि आवाम को आप क्या रिलीफ दे रहे हैं? आप कॉन्फ्रेंसेस और मीटिंग्स कर रहे हैं ऑपोजिशन के ऊपर। ये सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात तो नहीं है ना। आवाम की इज्जत कर रहे हैं ना, आप गवर्नमेंट की इज्जत कर रहे हैं। अब आपके सवाल पे भी आता हूं ना। मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है और यहां से भाग जाने वाले की सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैं कहा लोग सुन लेंगे किसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है और किसको अपनी इज्जत का ख्याल है और किसको नहीं है। जहां जिनके बारे में ढोल बजाए जा रहे हैं और इश्तिहार लगाए जा रहे हैं उनकी इज्जत है, और जिनकी जो यहां जब तर्जुमानों की ड्यूटी सिर्फ इतनी हो कि सियासी मुखालफिन की धज्जियाँ उड़ाना है, तो फिर ये महंगाई, बेरोजगारी, मईशत या गवर्नेंस पर उठने वाले सवालात का जवाब वो क्यों देंगे? इसमें गलती उन एंकर्स की है जो तर्जुमानों को बुलाकर ये समझते हैं कि वो गवर्नेंस और हुकूमत की कारकर्दगी पर उठने वाले सवालात के जवाब देंगे, अवाम को मुतमईन करेंगे। अब तर्जुमानों को तो खुद खास साहब बुलाते हैं, रोज़ उनका इजलास करते हैं और उन्हें बताते हैं कि अपोजिशन की कैसे बैंड बजानी है, और फिर कहते हैं जाके पढ़ जाओ। तो 40-40 तर्जुमान सिर्फ इस काम के लिए रखे हुए हैं, जिनसे सवाल चने का करें तो जवाब गंदम मिलता है। अब खास साहब खुद एक ज़माने में फरमाया करते थे, अगर 2-4 लोग भी उनके खिलाफ एहतजाज के लिए बाहर निकल आए तो वो खुद इस्तीफ़ा देकर चले जाएंगे। अगर किसी को याद हो तो जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, खास साहब अपोजिशन में थे और उस वक्त नवाज शरीफ के खिलाफ गो नवाज गो के नारे लगते थे। हालांकि लगाने वाले उनकी जमात के लोग थे, लेकिन खास साहब ये कहा करते थे कि अगर मैं वज़ीर आज़म होता तो मैं घर चला जाता। तो आज तो खास साहब के खिलाफ होने वाले जलसों में हजारों लोग यही नारे लगा रहे होते हैं, लेकिन आज खास साहब को बातें याद नहीं है। लेकिन मेरा मौक़िफ़ हरगिज़ नहीं कि खास साहब किसी नारे से डर के घर चले जाएं। सियासतदानों का तो काम यही होता है, सियासतदानों को इसी तरह की बातें सुननी पड़ती है। और अगर सियासतदान सेल्फ रिस्पेक्ट को मलहूज़े हाथ में रखेंगे तो फिर सियासत के लिए तो बंदे ढूंढने पड़ेंगे। तो इससे बेहतर ये कि पुराने ही मांझ मूझ कर काम चला लिया जाए और सेल्फ रिस्पेक्ट गई भाड़ में। और नदीम मलिक के प्रोग्राम में उस्मान डार और ताउल्ला में डिबेट हो रही है। देखते हैं कि मौजूद सुखन क्या है। ये सोशल मीडिया पर अच्छा खासा वायरल हुआ है, क्लिप देखते हैं क्या है इसमें। वॉच दिस। चैलेंज करता हूं कि इन्होंने क्लेम ये किया 2013 के नॉमिनेशन पेपर्स में कि इन्होंने एमबीए की डिग्री की शिलर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लंदन से। वो जो यूनिवर्सिटी है वो बोगस डिग्रियों के हवाले से दुनिया भर में जानी जाती है। इन्होंने 2018 के जब पेपर जमा कराए तो अपने एमबीए की डिग्री डिक्लेयर नहीं की। मेरे 3 सवाल हैं। आपने 2018 में वो डिग्री एमबीए की डिक्लेयर क्यों नहीं की, सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी की डिग्री क्यों डिक्लेयर की? नंबर 2, आप मुझे अपने एमबीए के सेशन के 7 क्लास फेलोज या स्टूडेंट्स के नाम बता दें, और मुझे ये बता दें कि आप जब इंटरनेशनल शिलर यूनिवर्सिटी में थे आप कौन से सेशन के अंदर थे, और 3 प्रोफेसर साहबान का नाम बता दें जो आपको पढ़ाते हैं। ये जिस यूनिवर्सिटी को जेली कह रहे हैं, एग्जिट टाइप यूनिवर्सिटी कह रहे हैं, वो आज भी 60 साल से एग्जिस्ट कर रही है। अगर आप गूगल करें आपको मिल जाएगी। अगर आप मेरे भाई भागना नहीं है, मेरे सवाल के जवाब दे देना। मैंने 3 सवाल किए। शेर है ना मेरे अभी दे देना। आपको कोई 7 क्लास फेलो याद होंगे, कोई 3 प्रोफेसर याद होंगे। मेरे सवाल के जवाब दे दे। अगर मुझे याद है मैंने जो डिग्री की है, मुझे तो अपने सारी चीजें याद है। आप अभी बता देना, कल तक बात क्यों डालते हैं?
कल तो क्यों डालते फिर इसका एक तरीका होगा, आप HEC वेरीफाइड अपनी जमा करवा दें और दावला तारड़ अपनी मैं यहाँ स्क्रीन पे डाल दूंगा। मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा। नहीं, मेरे 3 सवाल थे, आप भागे ना। पूरी पीडीएम मेरे 3 सवाल थे, उसका जवाब दे दें। आप अपनी HEC वेरीफाइड डिग्री देंगे MBA की? हाँ, तावला तारड़ आप भी देंगे? आएंगे जी, मैं दूंगा जी। मैं एक दफा नहीं, मैं 10 दफा दूंगा, मगर मेरे 3 सवाल थे, उस तक कल का वेट क्यों करते हैं? मुझे बताएं कि जी ये 7 लोग हैं जिनके साथ मैं पढ़ता रहा हूं, ये उनके एड्रेसेस हैं। मुझे बताएं कि 3 ये प्रोफेसर साहिबान हैं जिनसे मैं पढ़ा हूं, कल तक इंतजार क्यों करते हैं? अगर डिग्री वाकई की है तो अभी बताएं। फॉरेनर्स हैं, मैं उनकी पिक्चर्स ले आऊंगा, डिग्री लेते हुए तस्वीरें ले आऊंगा। HEC वेरीफाइड कॉपीज आप देंगे? अभी बताएं ना, प्रोग्राम तो हम कर लेंगे। घबराना आपको, मुझे नहीं घबराना। प्रोग्राम तो हम कर लेंगे, अभी जवाब घबराना नहीं मेरे पाकिस्तानियों। कल पंजाबी की एक मिसाल है, जीड़ा पन्नो लाल है। खान साहब ने भी चुन चुन कर ऐसे हीरे इकट्ठे किए हैं जो एक से बढ़कर एक है। फिर भी उस पर अगर कोई ये कहे कि मेरी टीम ही ख़राब है, तो इसमें कसूर टीम का नहीं, टीम सेलेक्ट करने वालों का है, जो अपने असातिज़ा का नाम नहीं बता सकते, क्लास फेलोज़ को नहीं जानते, जिन्हें ये साबित करना है कि वो तालीम याफ्ता है, वो तस्वीरें ढूंढ रहे हैं जहाँ पे वो डिग्री लेकर खड़े हो, तो इस पर शक नहीं होगा तो और क्या होगा? उसके बाद तो लोग आसानी से मान जाएंगे कि जनाब उस्मान डार की डिग्रियां भी मशकूक है, दुरुस्त नहीं है। और मसला ये नहीं कि उस्मान डार पढ़े लिखे हैं या नहीं है, पढ़े लिखे होंगे। अब कोई पढ़ा लिखा है लेकिन वो अपनी हरकतों से महसूस नहीं होने देता, तो इसमें उसका क्या, बेचारे का क्या? बहुत से लोग सादा भी होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उनके एतवार और इक़दार से यानी तरीक़ेकार से नहीं पता चलता है कि वो कितने पढ़े लिखे हैं। तो मसला मेरा बिल्कुल ये नहीं है, मैं इस पर बिल्कुल कोई इतराज़ नहीं कि वो पढ़े लिखे हैं नहीं। मसला तो ये है कि अगर कोई जिस स्कूल में, जिस मदरसे में, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, उसको अगर अपने असातिज़ा का नाम ही याद नहीं, क्लास फेलो का नाम भी याद नहीं, तो फिर इसी वजह से लोग जो कहते हैं ना कि सियासतदानों की बातों पर एतमाद नहीं, तो आप अगर बैठ के एक सवाल का जवाब नहीं दे सकते तो फिर आपकी डिग्रियों पर क्वेश्चन मार्क तो आएगा। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाज़िर होंगे मज़ीद खबरों, तबसरों, तरजीहों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना और गिरदनवा के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।